हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय। CH 252 आत्मचिंतन। अरब सागर के ऊपर एक आकृति हाथ में एक मुद्रा पकड़कर खड़ी थी। उसके आंखों में थोड़ी चिंता, थोड़ी खुशी और थोड़े विचार साफ दिख रहे थे। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद वह आकृति वापस मुंबई के समुद्र तट की ओर बढ़ने लगी। पर अचानक वह आकृति दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई और एक सुंदर से सुनसान समुद्र तट पर उतर गई। वह समुद्र तट सुनहरे रेत के टीलों से घिरा हुआ था और वहां बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे। सूरज की रोशनी अब वहां अधिक तीव्र महसूस हो रही थी। छोटे छोटे समुद्र जीव उस रेत में बाहर आकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। उन्हें देखकर ये साफ था कि ये उनका रोज का काम है और वह नित्यता से इसे करते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर एक बड़ा छाता लगा था और उसके नीचे बिकनी पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। पर उस लड़की के आसपास दिव्यता की आभा प्रखरता से महसूस हो रही थी। उस आकृति ने उस लड़की को देखा तो उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। फिर उसने अपने उंगलियों के गैप से उस लड़की को निहारना शुरू किया। तभी वह लड़की अचानक किसी मंदिर के घंटी की तरह मधुर आवाज में हंस पड़ी और बोली, शौर्य, अगर तुम मुझे देखना ही चाहते हो तो यूं ऐसे उंगलियों के बीच से क्यों देख रहे हो? सामने आओ और मुझे जी भर कर निहारो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ अपनी आंखों से हटा दिया और बोला, देवकन्या चित्रांगदा, आपको ये शोभा नहीं देता। आपके ऐसे बर्ताव से कोई भी अपना होश गवा बैठ सकता है। ये सब कहते वक्त भी शौर्य अपनी निगाहों को अनियंत्रित तरीके से चित्रा के शरीर पर घुमा रहा था। शौर्य की बात सुनकर चित्रा एक अदाह के साथ उठ गई। उसके उस हरकत की वजह से उसका सीना अधिक स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। साथ ही उसके काले लंबे बाल जो उसकी पीठ को ढक रहे थे वो थोड़ा बगल में हट गए, जिस वजह से उसकी पीठ और त्वचा साफ दिखाई देने लगी। शौर्य ने अपनी थूंद को निगला और अपने सूखे गले को गिला करने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचने लगा, क्या ये देवकन्या है तो किसी को भी ऐसे रिझाने की कोशिश करेगी? ये बहुत बड़ा अन्याय है। शौर्य को ऐसे मुंह खोलकर खड़ा देखकर चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, शौर्य, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं प्रेम की देवी रति की शिष्या हूँ। इस दुनिया में जहाँ प्रेम है वहां मेरा वास होगा। ये सुनकर शौर्य तपाक से बोला, प्रेम की देवी नहीं, तुम किसी कामवासना की देवी की शिष्या ज्यादा लग रही हो। लगता है तुम्हें प्रेम और कामवासना में अंतर पता नहीं है। शौर्य का ऐसा तीखा जवाब सुनकर चित्रा की नजरें झुक गई। उसे भी अच्छे से पता था कि देवी रति कामवासना की देवी है, ना कि प्रेम की। प्रेम की असली देवी तो मां पार्वती है। इनका प्रेम सच्चा प्रेम है जो सृष्टि और ब्रह्मांड के परे है। निस्वार्थ प्रेम की कामना सिर्फ मां पर्वत से ही की जाती है। वहीं एक माँ का प्रेम, बहन का प्रेम, पिता का प्रेम और पत्नी का प्रेम, इसका आशीर्वाद तो सिर्फ माँ पार्वती ही दे सकती है। चित्रा अब शौर्य की बातों से ये समझ चुकी थी कि शौर्य उसके सम्मोहन से बिल्कुल भी मोहित नहीं होगा। चित्रा ने अपना हाथ हिलाया और उसके कपड़े बदल गए। वह अब पूर्ण वस्त्र धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने अब उसे देखकर उसकी ओर अंगूठा उठाकर इशारा किया। फिर शौर्य बोला, अब आप एक असली देवकन्या लग रही है। अगली बार मुझ पर अपना सम्मोहन ट्राई मत करना। ये सुनकर चित्रा उसे नजरअंदाज किया और बोली, अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये सुनकर शौर्य बोला, मैं तो यहाँ आपको ये संचार यंत्र लौटाने के लिए आया था। बस और कुछ नहीं। ये सुनकर चित्रा मुस्कुराई और बोली, मुझे अब इस यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो। अब से तुम मुझे परेशान करने की बजाय ब्रह्मदेव को परेशान करो। ये सुनकर शौर्य ने कुछ देर तक चित्रा को देखा, फिर उसने उस मुद्रा को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। अब शौर्य के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था तो वो वहां से जाने लगा। तभी चित्रा बोली, क्या मुझे तुम कोई गिफ्ट नहीं दोगे? ये सुनकर शौर्य सवालिया नजरों से देखने लगा। इस पर चित्रा इतराते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सीने के ऊपर बांध कर बोली, मैंने तुम्हें इतना महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट दिया है जो तुम्हें सीधा ब्रह्मदेव यानी इस श्रेष्ठ के रचयिता के साथ कनेक्ट करता है। ऐसी सर्विस आज तक किसी भी युग में किसी को नहीं मिली। इस बात पर मेरा गिफ्ट तो बनता है। ये सुनकर शौर्य ने एक कॉस्मिक लिक्विड की बोतल निकाली और चित्रा के हाथ में थमा दी। चित्रा ने जब उसके अंदर मौजूद सुनहरे लिक्विड को देखा तो उसकी आंखें चमक गई और बोली, तो ये है तुम्हारी इस वज्रकाया का सीक्रेट।
चित्रा ने उस बोतल को अपने स्टोरेज पेंडेंट में रख दिया और वहां से गायब हो गई। अब शौर्य भी वापस अपने विला लौट आया था। विला लौटने के बाद शौर्य सबसे पहले अद्विका से मिलने के लिए गया, पर वह और उसके बच्चे आज उनके आंगनवाड़ी के एडमिशन के लिए चले गए थे। शौर्य वापस आकर बाहर सोफे पर चीकू के साथ टीवी देखने बैठ गया। टीवी पर कार्टून चल रहा था। शौर्य भी उसके साथ बैठकर उसे देखने लगा। कार्टून को देखते देखते शौर्य को बचपन की बातें याद आने लगी। जब वह छोटा था तब उसे भी वटू देखना बहुत पसंद था। वह हर रोज चोरी छुपे अभी और विशाल के कमरे के बाहर खिड़की से कार्यों देखा करता था। एक दिन उसे रागिनी ने ऐसा करते हुए देखा और उस बात पर उसने उसके दादी के साथ उस दिन बहस की और उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। ऊपर से शाम को दुष्यंत ने आने के बाद शौर्य को चमड़े के बेल्ट से पीट दिया था। उस वक्त शौर्य को लगा कि कार्ट देखना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए उसकी मां ने उसे मार दिलवाई थी, पर अब उसे अच्छे से पता था कि ये उसके मां की उसके प्रति घृणा थी। उस बात की याद आते ही शौर्य के दिल में तेज दर्द उठा। उसने पास ही रखे टेबल से पानी का ग्लास उठाया और उसे पी गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके दिल में जगी अपने मां के प्रति जो दया की थोड़ी सी भावना थी, वो किसी शीशे की तरह चटक गई। शौर्य गुस्से की वजह से वाहन से उठकर बाहर निकल आया। जब अदिति भाभी ने शौर्य को जाते हुए देखा तो उसे अचानक डर का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, लगता है आज फिर देवर जी गुस्से में है। पता नहीं आज किसकी मौत आई है। वहीं शौर्य विला के बाहर बने बगीचे में आकर बैठ गया और उन यादों को भूलने की कोशिश करने लगा, पर लाख कोशिशों के बाद भी बचपन की वो बुरी यादें अचानक सैलाब बनकर उसके दिमाग में घूमने लगी। शौर्य ने अपने सिर को कसकर पकड़ा और खुद को शांत करने लगा। तभी उसे अपने बच्चों की आवाजें सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही अचानक उसके दिल और दिमाग में उठा दर्द गायब हो गया। शौर्य ने पीछे मुड़कर अपने बच्चों को और अद्विका को देखा और उसने तुरंत उठकर अग्निशिखा को उठाकर गोद में ले लिया और उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसके बाद ध्वनिक और धीरेंद्र को भी उठा लिया और उन्हें एक किस कर दिया। आखिर में उसने कप को उठाया और उसे भी एक किस दे दिया। तभी अद्विका उसे मुंह फुलाकर देखने लगी तो उसने उसे भी अपने पास लिया और उसके फलों पर किस कर दिया। अद्विका का पूरा गुस्सा तुरंत फुर हो गया। उनके आते ही शौर्य के बर्ताव में बदलाव आ गया था। शौर्य शांत हो चुका था और उनके साथ घर के अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही अपने बच्चों को गोद में लिया और चीकू के बगल में जाकर बैठकर अपने बच्चों को कार्टून देखने के लिए बोलने लगा। शौर्य की इस हरकत को अद्विका ने भी नोटिस किया, पर वह उसे बिना कुछ बोले किचन में चली गई। तभी अद्विका को अदिति भाभी ने जो हुआ वह तुरंत बता दिया। कैसे शौर्य को अचानक गुस्सा आया और कैसे वह बाहर चला गया। अब तक अद्विका शौर्य को अच्छे से जान चुकी थी कि शौर्य ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता जब तक उसने कोई अन्य होते हुए ना देखा हो या फिर उसकी कोई बुरी याद उसे झकझोर कर रख दी हो। अद्विका ने गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे लेकर शौर्य में पास आए। अद्विका को देखकर शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया और दूसरे हाथ से अद्विका के हाथ को पकड़कर विला के पीछे ले आया। यहाँ एक पत्थरों की बनी टेबल और कुछ कुर्सियां थी, उस पर बैठकर चाय पीते हुए अद्विका से बोला, अद्विका इस दुनिया में तुम मेरी दुनिया हो। तुम हो तो मेरा दिन बनता है। शौर्य के मुंह से ऐसी अजीब अजीब बातें सुनकर अद्विका ने शौर्य के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या बात है शौर्य, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया, पर अद्विका की नजरों से शौर्य के आंखों के कोनों में तैर रहे आंसू नहीं छुपे और वह बोली, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जो है वो साफ साफ बोलो। जो आदमी अपनी बीवी से कोई बात छुपाता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, बचपन की एक बात मुझे याद आई और मेरे अंदर फिर एक बार गुस्सा भर आ गया था। देखो ना, पिछले कुछ महीनों में मेरी दुनिया किधर हो गई है। मुझे तो अब वो बस्ती याद भी नहीं थी और मेरे पास उनके बारे में सोचने का समय भी नहीं था। पर आज की याद ने फिर एक बार मुझे मेरे परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लोग कहते हैं कि लड़के पिछली बातों को भूल जाते हैं और जिंदा में आगे बढ़ते हैं, पर मैं उन पुराने घावों को नहीं भूल पा रहा हूँ। रह रहकर वो अब मेरे सामने आने लगी है। ये सुनकर अद्विका भी शौर्य की इस मन के हालत को समझ सकती थी। उसने शौर्य को समझाते हुए कहा, कुछ यादें हमें और अधिक मजबूत बनाती है, तो उन यादों को मैं नहीं कहीं की भूल जाओ। तुम उन्हें अपने स्ट्रांग पॉइंट की तरह देखो। अब उसे अपनाओ और खुद को उनके खिलाफ खड़ा करो। उन्हें अपने ऊपर हावी होने मत देना, पर उन्हें अपनी शक्ति बनाओ और उन गलतियों को तुम अपने भविष्य में दोबारा होने मत देना।
ये सुनकर शौर्य कुर्सी से उठा और घुटनों पर बैठकर अद्विका के गोद में सिर रखकर बोला, मेरा बचपन सिर्फ मेरे दादी के इर्द गिर्द ही रहा। परिवार की घृणा ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। लेकिन माया और तुमने मुझे वापस आज मैं जो हूँ वो बनाया है। अगर माया ना होती तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होता। और तुम ना होती तो मैं आज एक सिर्फ हत्यारा बन जाता। तुम्हारी वजह से मैंने लोगों को माफ करना सीखा है। अद्विका ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य को दिलासा मिला। उसके गोद में सिर रखकर ही शौर्य आगे बोला, आज मेरी ब्रह्मदेव के साथ बात हुई। उन्होंने मुझे कली को खत्म करने का मार्ग बताया है। इस मार्ग को भी मैं कोई उपाय नहीं मान सकता, पर इस मार्ग से मैं समाज में फैले उन कली रूपी विचारों को नष्ट कर सकता हूँ। पर इस मार्ग पर मुझे ये धन दौलत परिवार सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इसमें सिर्फ मैं और तुम ही चल सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी इस सफर पर? शौर्य की बात सुनकर अद्विका उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बस इतनी सी बात है। मैं तो तुम्हारे साथ नर्क तक जाने के लिए तैयार हूं, तो ये तो बस मामूली बात है। हमें बस ये सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की नई से शुरुआत ही तो करनी है। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शौर्य के चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई। तभी अद्विका बोली, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? तभी शौर्य उसे दिलासा देते हुए बोला, हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे। और इस दौरान हम हमारे कुछ और बच्चे भी बना लेंगे। ये सुनकर अद्विका पहले तो खुश हो गई, पर अगला वाक्य सुनकर उसके गाल लाल हो गए और उसने शौर्य के सर पर तपली मारी और बोले, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। उसके लाल चेहरे को शौर्य ने देखा तो उसे उस पर बहुत अधिक प्यार आ गया और उसने अद्विका के चेहरे को नीचे झुका लिया और उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और गहरी सांसें लेते हुए वहां से उठ गए। अद्विका ने मुड़कर शौर्य को देखा और आंख मारते हुए बोली, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का रात में पूरा करेंगे। इतना कहकर अद्विका घर के अंदर दौड़कर चली गई। इधर उसकी ऐसी अदा को देखकर शौर्य अपने दिलाए हाथ रखकर वही कुछ देर तक खड़ा रह गया, फिर वो भी अंदर चला गया। जब सभी शाम को खाना खाने बैठ गए तो शौर्य ने लंबे समय तक घर से दूर रहने की बात सभी को बताई, पर उसने उन्हें ये नहीं बताया कि उसे ऐसा करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा था। शौर्य ने खाना खाते खाते ही सभी को उनके काम अच्छे से समझा दिए। उसने जामवाल दादाजी को अच्छे से समझा दिया कि अगर कोई सरकारी पंगा हो जाए तो वो खुद इस बात को संभाल ले। साथ ही आदित्य और बाकी लड़कियों को उसने साफ साफ बता दिया कि अगर कोई जानबूझकर उन्हें परेशान करे तो उन्हें खत्म करने में जरा भी ना हिचकिचाएं। वरुण और अरुण को उनके स्कूल से आते ही यहाँ घर के सुरक्षा की जिम्मेदारी देने के लिए कह दिया। शौर्य ने उसके बाद कशिश से कहा कि वह अब देश के किसी अच्छे से सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करके द्वारिका के परिवार के लोगों के सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स को काम पर रख ले। ये बॉडीगार्ड सिर्फ उनके लिए लोगों को दिखाने के लिए थे, क्योंकि उसने इनकी सुरक्षा के लिए 2 डार्क एल्फ की टीमों को काम पर लगाने का मन बना लिया था। साथ ही उसका शिखा संगठन जो इस वक्त ओलंपस के अंदर था, उससे भी उसने द्वारिका के परिवार के पास 10 लड़कियों को छोड़ दिया, तो बाकी 10 लड़कियों सांगली के परिवार में रहेंगी। जब उसे लगा कि सब कुछ सेट हो चुका है तो उसने अपने बच्चों को देखा और बोला, बच्चों, आज से हम लोग एक ऐसे जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हमें शुरुआत दिनों में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें अपने माता पिता का प्रेम दिल खोलकर दूंगा। जितने दिन भी हमें बाजार रहना पड़ेगा उतने दिनों तक हम आज से इस या बाकी के परिवार के लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चारों बच्चों ने समझदारी से शौर्य के बात पर हामी भरी और उस रात अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। क्या शौर्य का ये नया जीवन रोमांच से भरपूर होगा? क्या शौर्य आम लोगों के बीच रहकर अपना जीवन बिता पाएगा? क्या होने वाला है आगे,